हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर लॉगरिथमिक सीखेंगे। क्लियर है भाई? लॉगरिथमिक चैप्टर सीखने से पहले कुछ चीज़ें जान लो भाई। जो बेसिक है क्लास 10th का वो तुम लोग पढ़ चुके होगे, और जो बच्चे प्रमोटेड हैं क्लास 10th में उनके लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लॉगरिथमिक ये बेसिक है, क्योंकि जब हम लोग आगे चल के फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन चैप्टर में इसका यूज आएगा और एपीजीपी हर जगह इसका यूज आता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो है लॉगरिथमिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बच्चे डर जाते हैं लॉगरिथमिक से, लेकिन डरना नहीं है। क्लियर है? आराम से पढ़ोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये जेई मेन जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट रिवर्स है। क्लियर है? तो अगर रिवर्स है तो जाहिर सी बात है हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक। तो हेडिंग डाल लें भाई। हाँ, जो बच्चे प्रमोटेड हैं क्लास 10th में, क्लियर है, जो 11th में आए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ। क्लियर है? तो बहुत ही स्टार डाल के जो है इस चैप्टर को हम लोग सीखेंगे। क्लियर है भाई? डरने की कोई बात नहीं है, चैप्टर वाइज हर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और रही बात कोचिंग खुलने की, तो वो जल्द ही खुल जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस तो आपकी लगातार चलती रहेंगी। क्लियर है? तो डरे नहीं बिल्कुल, और धैर्य रखें। ऑफलाइन कोचिंग जैसे ही खुलती हैं तुरंत जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि आपको कोई डाउट है कोचिंग से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेडिंग डाल लें भाई, कॉपी निकाल लें और स्टार्ट करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है भाई? थोड़ा बहुत अगर याद हो, कई लोग अगर डाउट में हो कि सर फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं ताकि लॉगरिथमिक समझने में हमें दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से ही लग रहा है एक्सपोनेंट, इसका मतलब कि कुछ एक्सपोनेंट होगा, किसी के का पावर में आएगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डिफाइंड होता है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स होता है। क्लियर है भाई? ए टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे नोटिस करें भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज बढ़ेंगी और ए की वैल्यूज अगर कांस्टेंट लेते हो और एक्स की वैल्यूज बढ़ाते जाते हो तो कुछ तुम्हें ग्राफ में परिवर्तन नजर आएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ कहाँ देखे हो ये समझ सकते हो। जैसे कि अगर बात की जाए अभी जल्दी, अगर कोरोना वायरस की बात करो, क्लियर है, तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए, पहले एक पर्सन आया, ठीक है, इफेक्ट निगेटिव, उसके बाद सॉरी पॉजिटिव, उसके बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऐसे लगातार बढ़ता गया। फिर एक समय ऐसा आया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्लियर है? तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर वायरल ग्रोथ होता है ये सब एक्सपोनेंशियल होता है। क्लियर है? या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो या तो फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होता है या फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग आता है। क्लियर? जैसे शेयर मार्केट की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और इसी के थ्रू हम लोग लॉगरिथमिक समझेंगे। क्लियर है? जेई मेन जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई। क्लियर है? नोट्स आराम से बनाएंगे और एक एक चैप्टर का प्रॉपर। क्लियर है? और आपको अगर क्वेश्चंस करने होंगे तो क्वेश्चन का आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उससे आप लोग क्वेश्चन करिएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आओ यहाँ पे समझते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। यहाँ पे अगर फंक्शन ये डिफाइंड है तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ लेना बनता है भाई, कि यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब कहोगे सर ए ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? तो ए ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर है? अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे, मानेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो पहली चीज़ समझ में आई कि सर ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भाई, एंड ए नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, 1। क्लियर है? और एक चीज़ यहाँ पे समझोगे भाई। क्लियर है? तो ये ए पे कंडीशन थी कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है? और एक्स पे अगर बात की जाए तो एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल, एक्स कोई भी नंबर ले सकता है। क्लियर है? तो अगर थोड़ी देर के लिए बात करो यहाँ पे, तो जैसे अगर मैं ए को फिक्स कर दे रहा हूँ, मान लेता हूँ ए इज इक्वल टू 5, ध्यान देना भाई, ए इज इक्वल टू
5। तो अगर a इज इक्वल टू 5 ले रहे हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा भाई 5 टू द पावर x। अरे भाई 5 टू द पावर x ही आएगा ना, क्लियर है। तो अगर 5 टू द पावर x आता है तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वैल्यू आएगा क्या भाई 5। क्यों? अरे भाई यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दो 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 टू द पावर 1, यानी आंसर कितना आएगा भाई 5। ऐसे ही अगर ध्यान दो तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आएगा 25, 5 स्क्वायर, अरे भाई 25 ही आएगा ना। 3 रखोगे तो कितना आएगा 125, 125, क्लियर है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो y की fx की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं, क्लियर है, और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्लियर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो वैल्यूज हैं या तो फिर बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं या फिर बहुत तेज़ी से घटती हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो ये बात समझ में आई भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं भी आ जाता है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे कि पहली चीज़ तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स बना के एक चीज़ लिख सकते हो जो हमेशा फ़ायदेमंद होगा भाई, ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर है। तो बहुत ही आसान है ये टॉपिक, ये समझ जाओगे तो लॉगरिथमिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो आओ भाई, देखो यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना 3 और उसके बाद लिखें कि अगर कहीं भी fx टू द पावर gx है, क्लियर है, fx टू द पावर gx है तो इसका मतलब ये होगा भाई कि fx ऑलवेज क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्लियर है, fx ग्रेटर देन 0। इस पे जेईई मेन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वाड्रेटिक टू द पावर क्वाड्रेटिक 2016 में, क्लियर है। क्वाड्रेटिक टू द पावर क्वाड्रेटिक में उसमें जो सोल्यूशन थे वो इधर उधर आ रहे थे। अगर तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रहेंगी कि fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो क्या ये समझ में आया, क्लियर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पहला क्या होना चाहिए भाई a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, क्लियर है, और x बिलोंगिंग टू ऑल रियल, क्लियर है। अब थोड़ी सी चर्चाएं और आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है। देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे केस 1 डालेंगे, यहाँ पे 2 केस खुलेगा, उसके ग्राफ पर भी चर्चा करेंगे और थोड़ा सा वैल्यूज को रख के पुट करके उसका आंसर भी निकालना सीखेंगे। आओ भाई देखो यहाँ पे 2 केस खुलेगा, तो पहले एक बात कर लेते हैं केस 1 का, ठीक है। अगर केस 1 की बात करें, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ध्यान देना भाई, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, तो अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो वैल्यू a की और x बिलोंगिंग टू ऑल रियल हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वैल्यूज आएंगी, ग्राफ कैसा जाएगा हमारा, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो फंक्शन क्या है भाई fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, क्लियर है। फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, और तुमने ये कहा है कि a 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर a 0 और 1 के बीच में होता तो कोई वैल्यू मान लो, जैसे हाफ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आपके कन्वेनियंट के लिए। देखो यहाँ पे fx इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x, ध्यान देना भाई, हाफ टू द पावर x। अब वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। अगर वैल्यूज रखना स्टार्ट करोगे तो ध्यान देना भाई, अगर x की वैल्यूज 1 पुट करते हो तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई हाफ, अरे भाई 1 रखोगे तो हाफ ही तो आएगी, क्लियर है। x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 पुट करोगे तो क्या आएगी 1/4, क्लियर है। x की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो क्या आएगी भाई f ऑफ 3 कितना आएगा 1/8, क्लियर है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जाते हो y की वैल्यूज घटती जा रही हैं, क्लियर, fx की वैल्यूज घटती जा रही हैं। इसका मतलब कि x जैसे जैसे बढ़ेगा, क्लियर है, वैसे वैसे fx की वैल्यू नीचे जाएगी, क्लियर है। अब थोड़ा अगर निगेटिव में बात कर लें कि क्योंकि सर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल है, तो निगेटिव की अगर चर्चा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो निगेटिव में ध्यान देना भाई, यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ध्यान देना, x इज इक्वल टू -1 पुट करते हो तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो कितना आ जाएगा भाई fx की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बता सकते हो क्या, कितना आएगा 2, अरे 2 ही तो आएगा, क्लियर है। अब अगर ध्यान देना यहाँ पे, अगर x की वैल्यूज -2 पुट करते हो, क्लियर है, तो fx की वैल्यूज कितनी आएगी भाई 4, कितनी आएगी 4। अब यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 2 आ रही है, x इक्वल टू -2 पे वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट की बात कर रहे थे, क्लियर है, कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो क्या होगा, क्लियर है। fx इक्वल टू a टू द पावर x,
अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हाफ आएगी, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1/4 आएगी, और अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। फिर हमने बात किया था कि अगर निगेटिव में जाते हैं x इक्वल टू -2 रखते हैं तो कितनी आएगी भाई f(x) की वैल्यू 2, अगर x इक्वल टू -1 रखते हैं तो 2 आएगी, x इक्वल टू -2 रखते हैं तो f(x) इक्वल टू क्या आएगी भाई 4 आएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर नोटिस करो कि सर अगर x की वैल्यूज हम लोग क्लियर है पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू घटती चली जा रही है, अरे भाई घट रही है ना, 1 2 3 1/2 1/4 एंड 1/8। अगर निगेटिव में बढ़ा रहे हैं, क्लियर, निगेटिव में सॉरी घटा रहे हैं, क्लियर है, तो वैल्यूज कितनी आ रही है, -1 पे 2 आ रही है, -2 पे कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लगातार घटते हुए जा रहा है, अरे भाई देखो -2 पे वैल्यू 4 आ रही है, -1 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अगर 1 पे बात करें हाफ आ रहा है, 2 पे बात करें तो 1/4 आ रहा है, तो वैल्यूज क्या हो रही है लगातार घटती जा रही है। क्लियर है, तो अगर इसके थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पे चर्चा करें, क्लियर है, इसको नोट कर लो भाई, और उसके बाद ग्राफ आओ बनाते हैं ताकि ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी हो। एक चीज़ बता दूं कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ग्राफिक से सवाल, कई सारे सवाल जो होते हैं बहुत ही आसान हो जाते हैं, इसीलिए ग्राफ को जरूर बनाएं। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है खासकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है, आओ तो ग्राफ पे इसके चर्चा करते हैं भाई, इसको नोट कर लो और ग्राफ बनाना इसका सीखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्लियर है भाई, तो डरे नहीं बिल्कुल, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आसानी से समझ में आएगा और हम लोग छक्के छुड़ा देंगे मैथमेटिक्स की। क्लियर है आओ देखो भाई, यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो भाई। क्लियर है, ये 0 होगा तुम्हारा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये क्या होगा भाई 3, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, निगेटिव में क्या आएगा -1 -2, क्लियर है, -3, ये निगेटिव में होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे देखो कि अगर हम 0 पे वैल्यू निकालें तो 1 आएगी, क्योंकि f(x) इक्वल टू 1 हाफ टू द पावर x ही तो लिए हैं भाई, क्या लिए हैं भाई, f(x) इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x। अगर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर, मतलब ग्राफ यहाँ होगा 1 पे हाफ, 2 पे 1/4, मतलब ऐसे ग्राफ तुम्हारा डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पे जैसे ही वैल्यू तुम निगेटिव में इधर आते चले जाओगे, -1 पे हाफ आएगी, सॉरी 2 आएगी, -2 पे कितनी आएगी 4 आएगी, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर है, ये तुम्हारा ग्राफ होगा, और ये इन्फिनिटी पे जाके किसको मिलेगा भाई 0 को मिलेगा। क्लियर है, इसे घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, और इन्फिनिटी पे जाके किसको मिलेगा भाई 0 को मिलेगा। क्लियर है, तो अगर ध्यान देना, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो जो फंक्शन आता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है, ये जो फंक्शन है वो क्या है भाई डिक्रीजिंग फंक्शन, नोट करके लिख लेंगे भाई डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 कि ये कौन सा फंक्शन है भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, सेकेंड अगर बात इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाए, क्लियर है, कि अगर ध्यान देना अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, अभी x2 x1 क्या है, क्लियर है, x2 x1 ये जो तुम्हारे वैल्यूज हैं, क्लियर है, x के, अगर x2 बड़ा है x1 से तो ध्यान देना जो f ऑफ x2 आएगा वो लेस देन आएगा f ऑफ x1 से। क्लियर है, तुम ही सोचो कि अगर 2 लोगे तो 1/4 आएगा, और 1 लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 1/2, तो इसका मतलब 2 बड़ा है 1 से, जाहिर सी बात है, लेकिन f ऑफ 2 जो है वो छोटा आएगा किससे f ऑफ 1 से। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ाते जाओगे y की वैल्यूज घटती चली जाएंगी। क्लियर है, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। क्लियर है, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर a इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, उसी पे आओ चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है, तो क्या 0 से 1 के बीच में हो, ये समझ में आया। क्लियर है, अगर 0 से 1 के बीच में समझ में आया है तो तुम्हें डायरेक्टली a इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं। क्लियर है, अगर a इक्वल टू 1 की बात करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगी भाई f(x) इज इक्वल टू डायरेक्टली आ जाएगा 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर x। अब यहाँ पे देखो कि x की वैल्यूज बढ़ाते चले जाओगे और वो f(x) के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा भाई एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर है, वो भी क्या 1। तो इसका अगर ग्राफ कोई कहे कि सर इसका ग्राफ मुझे बता दो, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी 1 आएगा, और इनके बीच में कोई नंबर रखोगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा भाई एक ऐसे कांस्टेंट फंक्शन चलेगा। क्लियर है, और ये क्या होगा y इज इक्वल टू 2। क्लियर है,
तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 टू द पावर एक्स में क्लियर है कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर ए की वैल्यू आप 1 रखते हो तो। क्लियर है यहाँ तक। तो अब बात करते हैं अगर ए 1 से बड़ा हो उसके लिए, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ध्यान देना भाई यहाँ पे। क्लियर है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर ए ग्रेटर देन 1 हो, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या होगा। क्लियर है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे बात करें ए को मैं 2 ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा भाई 2 टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 आएगी, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा भाई 8 आएगा। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। आओ वैल्यू घटा के देखते हैं। क्लियर है। -1 पे देखते हैं तो -1 पे वैल्यू क्या आएगी भाई हाफ, अरे हाफ ही तो आएगी। क्लियर है। और अगर -2 की बात करें तो -2 पे कितना आएगा 1/4, -3 पे कितना आएगा भाई 1/8। मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यूज घटा रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू भी घटती चली जा रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या, कौन सा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। मतलब कि x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। तो y की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। तो इसका अगर ग्राफ बनाने की बात करो कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आओ यहाँ पे समझते हैं। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये नोट कर लें भाई। क्लियर है, ये नोट कर लो ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। चल देखो यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो हमने देखा कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 4 आ रही है, x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 8 आ रही है। क्लियर है। और जाहिर सी बात है कि 0 पे वैल्यू 1 आएगी। मतलब कि ये ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा और इधर ऐसे डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। तो ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये क्या है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर एक्स ए ग्रेटर देन 1। ए ग्रेटर देन 1 के लिए क्लियर है ये ग्राफ रहेगा। क्लियर है। तो किसी के दिमाग में आए क्या सर 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स का ग्राफ सेम होगा, तो नहीं, सेम नहीं होगा। क्लियर है, डिफरेंट आएगा, वो अभी समझते हैं। क्लियर है। बाकी ग्राफ इसी तरीके का बनेगा। क्लियर है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है, होगा ही अगर 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स का ग्राफ आएगा तो। आओ देखते हैं यहाँ पे। अरे ये समझ में आया ना कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसे जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई। तो ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आओ थोड़ा सा इसके ग्राफ पे ये चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं कि अगर दो का ग्राफ मिक्स कर दे, कि दो का ग्राफ बताओ भाई, जैसे 1 टू द पावर एक्स और 1/2 टू द पावर एक्स और 1/3 टू द पावर एक्स, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कौन सा 1/2 टू द पावर एक्स है और कौन सा 1/3 टू द पावर एक्स है। जैसे अगर बात करें 1/2 टू द पावर एक्स एंड 1/3 टू द पावर एक्स, ड्रा द ग्राफ, मतलब इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको, वो भी सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में। क्लियर है, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन दोनों ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। तो आओ ड्रॉ करके देखते हैं। अगर बात करें अभी 1/2 टू द पावर एक्स बना लेते हैं, तो 1/2 टू द पावर एक्स जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा। अरे यहाँ तक क्लियर है ना, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं 1/3 टू द पावर एक्स। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि 1/3 टू द पावर एक्स जो है वो इसके ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा। क्लियर है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे रहेगा। तो ध्यान देना, जाहिर सी बात है अगर इस ग्राफ को मैं 1/2 टू द पावर एक्स मानता हूँ, इस ग्राफ को मैं 1/2 टू द पावर एक्स मानता हूँ, तो 1/3 टू द पावर एक्स पे थोड़ा सा कमेंट करो। देखना यहाँ पे 0 पे वैल्यू तो 1 ही आएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं अगर x की वैल्यू, ठीक है, बढ़ाते जाओगे। क्लियर है। तो x की वैल्यू जब बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम होगी या ये वैल्यू कम होगी, जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम होगी। क्लियर है। तो ये वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा इसके नीचे आएगा। अरे भाई आएगा या नहीं आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे जब x की वैल्यू निगेटिव में बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू बढ़ेगी। अरे भाई बढ़ेगी या नहीं, अरे रख के चेक कर लो, -1 रखोगे 2 आएगा और -1 रखोगे कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे तो नीचे रहेगा लेकिन यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 1/3 टू द पावर एक्स का ग्राफ है। क्लियर है। तो ऐसे अगर कोई सवाल दे दे और तुमको पूछे कि डिफ्रेंशिएट करो कौन सा ½ टू द पावर एक्स या 1/3 टू द पावर एक्स या 1/4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, तो बता ले जाओगे कि कब कौन नीचे होगा और कब कौन ऊपर होगा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है ये। अब अगर थोड़ा सा बात करें अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे कोई ग्राफ आता है, बना ले जाओगे भाई, बता ले जाओगे। क्लियर है, एक ही में बनाने के लिए बोलता है तो। चलो ध्यान देना यहाँ पे, अगर बात किया जाए 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करने के लिए। क्लियर है।
तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे भाई, 2 टू द पावर एक्स ऐसे पहले एक ड्रॉ कर लो, चाहे 2 टू द पावर एक्स या 3 टू द पावर एक्स। तो एक हमने ड्रॉ कर दिया 2 टू द पावर एक्स, ये मान लिया हमने 2 टू द पावर एक्स है। अब हम कमेंट करेंगे 3 टू द पावर एक्स पे, क्लियर है। तो 3 टू द पावर एक्स में अगर निगेटिव में देखा जाए तो एक्स की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो ये हाफ आएगा, ये 1/3 आएगा, ये ज़्यादा छोटा होगा। तो अगर ये ज़्यादा छोटा होगा तो इससे जो है नीचे होगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही हम लोग x ग्रेटर देन 1 रखेंगे ये ऊपर चला जाएगा। अरे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, क्लियर है। अरे भाई आसानी से चला जाएगा ना, क्लियर है। तो ये चीज़ें हमारे समझ में आई। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कितने लोग इसको कर पाते हो, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा वो, अगर इस चीज़ को समझे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे, क्लियर है। ग्राफिकल सवाल ही रहेगा, देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है और किसका नहीं। देखो भाई क्वेश्चन नोट करें, तुमको बताना है कि कौन 1/4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, क्लियर है, ध्यान देना। 1/4 टू द पावर एक्स का, कौन 1/8 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, कौन 5 टू द पावर एक्स का ग्राफ है और कौन 6 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ध्यान देना, क्लियर है। क्लियर है भाई। ये मान लेता हूँ ग्राफ है तुम्हारा G1 और ये G2, ये G3 और ये है भाई G4, क्लियर है। ये है तुम्हारा G1, ये है G2, ये है G3, ये है G4। तुम्हें बताना है कि कौन सा ग्राफ 1/4 टू द पावर एक्स है, कौन 1/8 टू द पावर एक्स है, कौन सा 5 टू द पावर एक्स है और कौन सा 6 टू द पावर एक्स है, क्लियर है। तो पहले हम लोग बात करेंगे 5 टू द पावर एक्स और 6 टू द पावर एक्स का, उसमें समझ लेते हैं कौन सा 5 टू द पावर एक्स है, कौन सा 6 टू द पावर एक्स है। ध्यान दो, अगर हम बात करें इसकी, क्लियर है, 5 टू द पावर एक्स और 6 टू द पावर एक्स, चाहे ये है और चाहे ये है, क्योंकि एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ये दो ग्राफ हैं और ए की वैल्यू लेस देन 1 के लिए ये दो ग्राफ हैं। तो अगर 5 टू द पावर एक्स 6 टू द पावर एक्स इन दोनों ग्राफ में से कोई एक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे सर अगर 6x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी कौन सी है, G1। तो G1 बड़ा है तो इसका मतलब ये 6 टू द पावर x का ग्राफ होगा। तो G1 किसका ग्राफ है भाई, 6 टू द पावर x का। तो जाहिर सी बात है ये किसका है भाई, 5 टू द पावर x का। अब इन दोनों में तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है, कौन 1/8 टू द पावर x का ग्राफ है और कौन 1/4 टू द पावर x का ग्राफ है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे और बताओ जल्दी से भाई, क्लियर है। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताएं कौन 1/4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है और कौन सा 1/8 टू द पावर एक्स का ग्राफ है, क्लियर है। देखो यहाँ पे कई बच्चे बता रहे हैं कि सर ये 1/8 टू द पावर एक्स का ग्राफ है और ये 1/4 टू द पावर एक्स का ग्राफ है। क्या ये सही है या फिर गलत है, आओ इसको समझते हैं। यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे जब वैल्यू निगेटिव में बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, अरे भाई बड़ा होगा ना, जैसे -1 रखते हो तो 8 आएगा, -1 पे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये बहुत ही करेक्ट जवाब दिया है जिसने भी दिया है कि 1/8 टू द पावर एक्स जो आंसर है वो करेक्ट है। और उसके बाद क्या आएगा भाई 1/4 टू द पावर एक्स, मतलब ये ग्राफ है 1/8 टू द पावर एक्स और ये क्या है 1/4 टू द पावर एक्स। तो क्या ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आसानी से कर ले जाओगे, कोई भी ग्राफ इधर उधर देता है, क्लियर है, बना ले जाओगे भाई। तो यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, क्लियर है। और जो इसके आगे पढ़ने वाले हम लोग हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हेडिंग डाल लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा लॉगरिथमिक पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है। इरेज कर दूं भाई इसको। लॉगरिथमिक से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्लियर है, और ये डर जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा ये डर बना रहता है कि सर लॉगरिथमिक जो है वो नहीं, प्रॉब्लम आ जाती कहीं भी, अगर हर एक क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व करते हैं अगर कहीं लॉग आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं कि सर लॉग से बहुत डर लगता है, लेकिन लॉग से डरना नहीं है, क्लियर है। अगर समझोगे आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ही आसान है। मुझे भी जब मैंने तैयारी किया था मुझे भी डर लगता था लॉगरिथमिक से, लेकिन अगर उसे आसानी से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद फिर सवाल आसानी से कर पाओगे, क्लियर है। तो लॉग कोई बहुत बड़ा तोप सिंह नहीं है, क्लियर है, कि तुम्हारे समझ में ना आए, अगर पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक। तो कान आँख अपना खोल लें, क्लियर है, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आएँ।
क्लियर है। लिसनिंग पावर आपकी बहुत ही तेज होनी चाहिए, क्लियर है, क्योंकि लिसनिंग पावर अगर तेज नहीं रहेगी तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे, क्लियर है भाई। तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा बनाएं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आएँ, खासकर जेईई एडवांस की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, क्लियर है, वो इसको बहुत ही ध्यान से लॉगरिथमिक को समझेंगे, क्लियर है। मेंस में तो लगभग इसके सवाल कभी कभार फंस जाते हैं, लेकिन एडवांस में तो फंसना लगभग तय ही है, क्लियर है। अब लगभग हर साल पूछा जा रहा है, और अगर सवालों में नहीं आता है, क्लियर है, एज इट इज अलग सवाल नहीं आता है कि लॉगरिथमिक का अलग से सवाल आ जाए, क्लियर है, कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन लॉगरिथमिक का यूज आ जाता है, क्लियर है। तो इसीलिए लॉगरिथमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डरना मना है इससे, क्लियर है भाई। तो आओ स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक, हेडिंग डाल लें भाई। अब इतना सारा बताना इसलिए पड़ा भाई क्योंकि ये जो लॉगरिथमिक है वो रिवर्स है जस्ट ऑफ किसका भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ गए हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब लॉगरिथमिक को कई बच्चे डर जाते हैं कि सर लॉगरिथमिक होता क्या है। तो लॉगरिथमिक ऐसा समझो कि ये क्या है भाई, ये एक तरह का मशीन है। क्या है भाई, एक तरीके का मशीन है। तो मशीन है तो जाहिर सी बात है हर मशीन का अपना अलग अलग वर्क होता है। अरे भाई अलग अलग वर्क होता है ना, हर एक मशीन का। पंखा है तो पंखे हवा देगा, वो पानी थोड़े ना देगा, क्लियर है। तो ऐसे ही लॉगरिथमिक भी एक फंक्शन है, उसका काम क्या होता है वो समझो। अगर मशीन का तुम काम समझ गए, क्लियर है, तो लॉगरिथमिक बहुत ही आसान हो जाएगा। समझो यहाँ पे जैसे अगर बात करते हैं कि मशीन में हम लोग अगर कोई चीज़ डालते हैं तो उसका आउटपुट देता है निकाल के, क्लियर है। तो ऐसे लॉगरिथमिक भी एक तरीके का क्या है भाई, मशीन है। एक आउटपुट इनपुट डालेंगे सॉरी, उसके बाद वो क्या निकाल के देगा भाई, आउटपुट। तो लॉगरिथमिक कुछ नहीं, जस्ट क्या है, एक मशीन है। लॉग, जो लॉग फंक्शन है तुम्हारा वो क्या है, एक मशीन का काम करता है। वो किस तरह का मशीन है वो आओ समझते हैं, क्लियर है। लॉग जो होता है, लॉग, ध्यान देना भाई, लॉग। अब यहाँ पे अगर एक वैल्यू 8 लिखी हुई है और 2 लिखी हुई है, ध्यान देना, लॉग 8 इसको हम लोग बेस बोलते हैं, क्लियर है, वो आगे हम लोग समझेंगे। पहले मशीन समझो किस टाइप का मशीन है। अगर ये समझ गए तो तुमसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्लियर है। ये किस टाइप का मशीन है भाई, समझना यहाँ पे कि 2 पे कितना पावर कर दिया जाए, 2 पे कितना पावर कर दिया जाए कि वैल्यू कितनी आ जाए भाई, 8 आ जाए। 2 पे कितना पावर कर दिया जाए कि वैल्यू क्या आ जाए भाई, 8 आ जाए। तो ध्यान दो, 2 पे कितना पावर कर दिया जाए, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 3, क्लियर है। तो ये किस टाइप का मशीन है कि 2 पे कितना पावर कर दिया जाए कि वैल्यू 8 आ जाए, इस टाइप का ये मशीन है, क्लियर है। 2 पे कितना पावर कर दिया जाए। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो 2 के बारे में थोड़ी सी समस्याएं होंगी, सर 2 है क्या, ये डिफाइंड है, क्लियर है। 2 ही नहीं, जो ये लॉग ए बेस बी अगर कोई भी वैल्यू लिखते हो, ध्यान देना भाई, इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग बी बेस ए, इसको बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, बेस, क्लियर है। और इसको बोलते हैं हम लोग आर्गूमेंट, जिसका हमें लॉगरिथमिक निकालना होता है किसी बेस पे, क्लियर है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है कि यहाँ पे 2 का कितना पावर कर दिया जाए कि वैल्यू क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आंसर कितना आएगा भाई, 3, क्लियर है। एक सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर देना। लॉग 100 बेस 10, लॉग 100 बेस 10, तो इसकी वैल्यू बच्चे बता चुके होंगे भाई, कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। तो ये किस टाइप का मशीन, क्या इतना समझ में आया, ये इस टाइप का मशीन है कि यहाँ पे कितना पावर रख दिया जाए उसके बेस पे कि ये वैल्यू आ जाए। आसानी से समझ में आए भाई चीज़ें। तो अब लॉगरिथमिक से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये किस टाइप का मशीन है कि यहाँ पे इस पे क्या पावर रख दिया जाए कि वैल्यू 100 आ जाए। तो कितना रख दिया जाए भाई, 2 रख दिया जाए, क्लियर है यहाँ पे। तो इसको कैसे पढ़ते हैं भाई, लॉग बी बेस ए, क्लियर है, लॉग बी बेस ए, इसको बेस बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं भाई, आर्गूमेंट। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था और तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आया होगा कि ये जो फंक्शन है, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट रिवर्स है, क्लियर है। वो रिवर्स कैसे है, आओ यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, कई बच्चे इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे, क्लियर है, इसको इधर भेज दिया जाए, अगर बात करें 10 टू द पावर 2 लिख दिया जाए और इसको 100 ही रहने दिया जाए, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर है। इसको अगर इधर भेज दिया 10 टू द पावर 2 में लिख दिया जाए तो वैल्यू क्या बराबर आ रही है या नहीं, क्लियर है।
तो यहाँ पे क्या है कि अगर log, देखना log b बेस a लिखा हुआ इज इक्वल टू एक्स है, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाता है भाई, a टू द पावर x। क्लियर है? तो ये क्या है भाई, जस्ट रिवर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो क्या इतनी सी बात समझ में आई कि लॉगरिथम कुछ नहीं है भाई, बस उसका आंसर क्या होगा, बेस के पावर में कितना रख दिया जाए कि उतनी वैल्यू आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ तक क्या लॉगरिथमिक समझ में आया कि लॉग बेसिकली होता क्या है। क्लियर है? तो आओ अगर लॉग के बारे में थोड़ा सा समझ चुके हो तो इसमें चर्चाएं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि लॉग में कौन सी वैल्यू रख सकते हैं और कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो लॉग से डरे नहीं भाई, लॉग बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है। मैथमेटिक्स ही आपका मज़ेदार सब्जेक्ट है, जो आपको जो जेईई मेन की तैयारी करने वाले हैं बच्चे या फिर एडवांस की, क्लियर है, जेईई की, वो इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे ताकि सवाल जो है कर पाओ। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर लॉग को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करोगे भाई, लॉग ए बेस बी, लॉग बी बेस ए, सॉरी कैसे पढ़ेंगे भाई, लॉग बी बेस ए। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्लियर है, लॉग बी बेस ए को हम लोग पढ़ेंगे। अरे भाई लॉग बी बेस ए ही तो पढ़ोगे इसको। क्लियर है? तो अगर बात करें इसके डोमेन की और रेंज की कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, किसका किसका लॉगरिथमिक हम लोग निकाल सकते हैं, किसका लॉग नहीं निकाल सकते हैं, तो लॉगरिथमिक जो होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है, क्लियर है, ग्रेटर देन जीरो के लिए। किसके लिए डिफाइंड होता है भाई, ग्रेटर देन जीरो के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे b ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है? ये फंक्शन है और ये डिफाइंड किया जाता है, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हम उसी का लॉगरिथमिक निकाल सकते हैं, क्लियर है, जो पॉजिटिव वैल्यू हो। क्लियर है? पॉजिटिव वैल्यू का ही हम लोग लॉग निकाल सकते हैं किसी बेस पर। इतनी सी बात समझ में आई भाई? तो हमें ये समझ में आया कि b पहला चीज़ हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दूसरा चीज़ a भी क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दो चीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी लॉगरिथमिक को डिफाइन कर रहे हो, क्लियर है, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्लियर है? हमेशा फॉलो होना चाहिए। आगे चल के हम लोग इसी पे इनइक्वालिटी भी सॉल्व करेंगे कि अगर बोलता है कोई भी कि, क्लियर है, कि लॉग बी बेस ए कब डिफाइंड होगा, तो पहला चीज़ b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब a नॉट इक्वल टू 1 क्यों होना चाहिए वो बता देता हूँ। क्लियर है? और ग्रेटर देन जीरो जो होता है वो डिफाइन किया गया है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे, क्लियर है, अगर बात की इसको y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या मानूंगा भाई, लॉग ए बी बेस a, यही तो मानूंगा। क्लियर है? तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या, a टू द पावर y हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर है? हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर सोचो a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, क्लियर है, तो y की वैल्यू मैं कितना भी b की वैल्यू कितना भी चेंज करूँ, क्लियर है, सॉरी y की वैल्यू कितना भी चेंज करूँ, क्लियर है, ये b के बराबर हमेशा क्या आएगा भाई, 1 के बराबर आना पड़ेगा, मतलब b की वैल्यू 1 ही आनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। अरे सोचो अगर b की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, तब भी इधर y की वैल्यू कुछ भी रखूँ, आंसर तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि a नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइन नहीं होता। क्लियर है? तो जब भी हम लोग डोमेन में आगे चर्चाएँ बढ़ाएंगे तो उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे लॉगरिथमिक में कि a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में यहाँ तक लॉगरिथमिक पे? तो अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो लॉगरिथमिक के हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अरे भाई क्लियर है ना? ठीक है, तो आओ थोड़ा सा चर्चाएं हम लोग प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं लॉगरिथमिक की। चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे भाई, ग्राफ पे आओ चर्चा थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ग्राफ, लॉगरिथमिक के ग्राफ का। क्लियर है? अगर ये लॉग बी बेस ए है, ठीक है, अगर ये वैल्यू y इज इक्वल टू लॉग बी बेस ए है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि दो कंडीशन इसके लिए खुलेगा कि अगर a की वैल्यू, क्लियर है, ग्रेटर देन जीरो हो बट लेस देन क्या हो, 1 हो। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, सॉरी 0 और 1 के बीच में हो, तो क्या होगा। क्लियर है? आओ यहाँ पे समझते हैं। ध्यान देना, दो केस के लिए खुलेगा, एक केस 0 और 1 के बीच में और एक केस 1 से बड़े के लिए। क्लियर है? तो अगर 1 होता है,
ध्यान देना 0 और 1 के बीच में होता है ए की वैल्यू, तो जैसे कोई वैल्यू मान लेते हैं ए इज इक्वल टू हाफ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्लियर है। तो अगर हाफ मान लेते हो यहाँ पे तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, लॉग, ध्यान देना, लॉग हाफ, लॉग बी बेस हाफ। तो लॉग बी बेस हाफ है तो यहाँ पे बी की वैल्यू बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर निकल के आता है, क्लियर है। अगर हम लोग बी की वैल्यू, ध्यान देना, अगर बी की वैल्यू हम लोग 1/4 लेते हैं तो आंसर कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अरे भाई अगर बी की वैल्यू हाफ लोगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। अरे भाई वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर बी इज इक्वल टू 1/4 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। बी इज इक्वल टू क्या लोगे, 1/8 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, 3 आएगी। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे मैं वैल्यूज घटा रहा हूँ, क्लियर है, वाई की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। अब आओ बढ़ा के चेक करते हैं, ठीक है। अगर बी की वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं, बी की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख लेते हैं, ध्यान देना भाई, अगर बी की वैल्यू हम लोग 2 रख लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। अगर 4 रख लेते हैं बी की वैल्यू तो वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, क्या आएगी वाई की वैल्यू, -2। अरे यही तो आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ वाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पे जैसे जैसे सॉरी घटती चली जा रही है। अरे भाई घट रही है ना, क्लियर है। तो क्या अब इसके ग्राफ पे हम लोग चर्चाएं बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, देखना भाई ध्यान से, इसके ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चाएं हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि हाफ पे वैल्यू क्या आ रही है भाई, 1 आ रहा है, क्लियर है। हाफ पे वैल्यू क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, मतलब हाफ पे वैल्यू जो है 1 के बराबर, मतलब यहाँ कहीं आएगा, क्लियर है। 1/4 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1/8 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग घटा रहे हैं वैल्यू जो है वो क्या चली जा रही भाई, घटती चली जा रही, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x जो है घटा रहे हो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे x घटा रहे हो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लें कि ये वैल्यू कुछ 1/2 था और ये वैल्यू कुछ x वैल्यू 1/4 था और ये वैल्यू कुछ क्या था भाई, x की वैल्यू 1/8 था। तो ऐसे ऐसे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और जाके जब आप 0 रख दोगे तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी भाई, इन्फिनिटी, ठीक है। और ऐसे ही जैसे आप घटाते चले जा रहे हो वैल्यू, ठीक है, बढ़ाते चले जा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। तो ये आपका फंक्शन आया लॉगरिथमिक का, अगर 0 से और 1 के बीच में है ए की वैल्यू तो। अरे भाई समझ में आया ना, कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो y की वैल्यू घटती चली जा रही है। अगर बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो जैसे जैसे x तुम्हारा बढ़ेगा y की वैल्यू घटती चली जाएगी, ठीक है। अगर जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि ये बताओ log हाफ बेस 1/3 एंड log हाफ बेस 1/4 में कौन बड़ा है, क्लियर है। तो कौन बड़ा आएगा भाई, ये बड़ा आएगा या फिर ये बड़ा आएगा, क्लियर है। अगर इसको समझे हो तो बता सकते हो कौन सा बड़ा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, क्योंकि बेस सेम है, क्लियर है। अगर बेस सेम है तो ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू घटेगी और जैसे घटाओगे y की वैल्यू बढ़ेगी। आई बात समझ में। तो ऐसी कोई इनइक्वालिटी देता है और पूछता है कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या बता ले जाओगे, आसानी से बता पाओगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ें, a ग्रेटर देन 1 की चर्चाएं बढ़ाएं भाई। आओ इसको नोट कर लें ताकि बाद में जब रिवीजन करो आप तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भाई बेस 2 है y की वैल्यू और ये क्या है, b है। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू अब लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं, देखते हैं कैसे आता है, क्लियर है। y की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है b की वैल्यू बढ़ाने या घटाने के साथ। तो b की वैल्यू अगर हम थोड़ी देर के लिए 2 रख लेते हैं, b की वैल्यू क्या रख लेते हैं भाई, 2, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर b की वैल्यू क्या रख ले, अरे भाई 2 रखोगे तो इसके कितना पावर कर दिया जाए कि 2 आ जाए, तो कितना पावर होगा 1, तो जाहिर सी बात है आंसर कितना आएगा 1, क्लियर है। अगर 4 कर दिया जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2 आएगी। अरे आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 स्क्वायर, मतलब कितना पावर चढ़ा दिया जाए इस पर, कितना 2, तो आंसर कितना आएगा 2। अगर b = 8 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा भाई, y की वैल्यू 3। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा b की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। वाह घटा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर b की वैल्यू हाफ रखोगे
तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई -1। अरे भाई b की वैल्यू अगर हाफ रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1। b की वैल्यू अगर 1/4 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। मतलब कि जैसे जैसे x घटा रहे हैं y भी क्या हो रहा है, b घटा रहे हैं y भी क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है। तो ग्राफ यहीं पे बना दें भाई, छोटा सा समझ में आ जाएगा। देखो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, मतलब ये ग्राफ आएगा। अच्छा कई लोग थोड़ा सा डाउट में होंगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो कट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ऐसी जगह पे कट हो रहा है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है। तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि कोई भी बेस हो, अगर log 1 की वैल्यू निकालोगे विथ एनी बेस, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। और लिख भी सकते हो कि log ऑफ a बेस 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। ठीक है, ऐसा क्यों होगा समझते हैं अभी थोड़ी देर में। आई बात समझ में। तो ये होगा किसका, log a बेस b का ग्राफ वेयर a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। क्लियर है। अब ये इनइक्वालिटी जो है आगे चल के जो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे कि अगर लॉगरिथमिक का, क्लियर है, x की वैल्यू डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए log डिफाइंड हो, तो उसमें हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा लगाएंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ग्राफ समझ में आना चाहिए। जो बच्चे ग्राफ से डर रहे हैं वो डरें बिल्कुल नहीं। ग्राफ आगे चल के जब हम लोग क्लास 12 में एओडी चैप्टर पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा। क्लियर है। अभी तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, क्लियर है, कि x और y की वैल्यू लेके चल सकते हो। बाकी जब हम लोग एओडी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर एक एक चीज़ें समझ में आएगी, कहाँ पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में। -इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू दे रहा है, प्लस 0 पे, जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा कि 0 पे फंक्शन -इन्फिनिटी जा रहा है, और माइनस पे मतलब 0 से बड़ा थोड़े के लिए +इन्फिनिटी जा रहा है। क्लियर है। और इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ, 0 प्लस पे वैल्यू कहाँ जा रही है, -इन्फिनिटी, और +इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी जा रही है। क्लियर है। तो उसे डरे नहीं। क्लियर है। अभी इमेजिन कर लो। इमेजिन क्या करना है भाई, यहाँ पे जैसे जैसे समझा ही दिया गया है कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी जब एओडी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ और आसानी से समझ में आएगा। अभी के लिए जितना बताया जा रहा है उतना आप लोग समझ लो, उससे आपके सवाल जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे बताया जाएगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं भाई, कि लॉगरिथमिक का हम लोग ग्राफ जो है समझ पाए। क्लियर है। और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है जिससे हम लोग को डर लगता था, वो हम लोग समझ पाए। क्लियर है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने अच्छे अच्छे चीज़ें बताएं, क्लियर है, कि log 3/2 की अगर बात करें तो ये सब कैसे निकलेगा। ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। क्लियर है। जैसे एंटी लॉग इसका निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉग का टेबल। क्लियर है। और लॉग का टेबल की ज़रूरत अब नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। क्लियर है। कि जब हम लोग के पिता उता जी या और सब लोग पढ़ रहे थे, क्लियर है, जो प्रोफेसर हैं हम लोगों के, वो उनके ज़माने में लॉग टेबल दिया जाता था। लेकिन अब लॉग टेबल की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। आसान दे दिया जाता। बाकी क्योंकि जेईई मेन या जेईई एडवांस जो आपका एग्ज़ाम है वो ये नहीं देखना चाहता आपका कैलकुलेशन, आपका क्या देखना चाहता है भाई, थिंकिंग और थ्योरी। आई बात समझ में। तो उससे इससे लेना देना नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि लॉगरिथमिक क्या होता है। क्लियर है। और ऐसे जो कुछ सवाल फंसने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर है। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक। क्लियर है। तो इसको इरेज कर दें भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक जो है अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।